साहित्य निधि में आज सुनिए समकालीन लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी गलियारे। ये कहानी उनके कहानी संग्रह सर्दियों का नीला आकाश से ली गई है। ये गुड़ी पाड़वा की शाम है। आने वाले दिनों में पवित्र सप्ताह आएगा। पहले गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर संडे। तब तक मुझे बुखार न रहा, मेरी पीठ का दर्द कुछ कम रहा, तब मिसेस एल्वारेज के घर की सीढ़ियाँ जरूर चढ़ूँगी। मैं इन दिनों बिस्तर पर ही बनी रहती हूँ। उनके बैचलर बेटे से कभी कभार उनके बारे में पूछ लेती हूँ। उनकी कार के लिए उसको गली तक आना ही होता है और वो हमारे गेट के सामने से गुजरता है। गोरे लंबे, मुंह में सिगरेट दबाए हुए, इनकम टैक्स सलाहकार है और शाम को एक नाइट क्लब में वायलिन बजाते हैं। धीरे धीरे एक एक तारा आसमान में उतरने लगा है। बस्ती के कुछ मकानों की बत्तियां जल चुकी हैं और कुछ मकानों में अंधेरा है। कुछ देर पहले तक आकाश में लौटते हुए परिंदों के झुंड थे, कतारें थीं। अब इक्का दुक्का परिंदा नजर आ रहा है। मिस्टर एल्वारेज की कार जिस जगह रखी रहती है उस पर टिन की छत है। उसी जगह 2-3 मुंगूस रहते हैं। कभी कभार उनमें से कोई एक गली पार करता हुआ दिख जाता है। अब मैं कुछ देर तक ही अपने बाग में रखी गई आराम कुर्सी पर बैठी रह सकूंगी। बाद में तुलसी के चौरे पर जलते हुए दिए को अकेले रहना पड़ेगा। रूनी को दूध में रोटी के टुकड़े डालकर देना होगा। शाम से जंजीर में बंधी है। सरस्वती जाते वक्त इस कुतिया को बांध जाती है। रात में कहीं गेट से बाहर निकल गई तब मैं कहाँ जा सकूंगी। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया? भूख नहीं लगी, पेट में दर्द हो रहा था। आप मेरा कहाँ मानती हैं? अब्बू मियाँ की एक खुराक ही आपको चंगा कर देगी। इन साबूदाने की गोलियों से कुछ नहीं होगा। महीनों से खा रही हैं आप। ठीक है, एक दिन तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। सरस्वती से क्या कहूँ कि मेरा इन नीम हकीमों पर कभी भरोसा नहीं रहा। बचपन में अपने बाबूजी के अस्थमा के इलाज के लिए अम्मा मुझे पड़ोस के शमसुद्दीन मियाँ के घर भेजा करती थी। मिट्टी, बांस, कवेलियों की आयताकार झोपड़ी, वहीं अलमारियों में छोटे बड़े मर्तबान रखे होते, छोटी बड़ी शीशियाँ, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ। मेरी निगाहें लंबी बेंच पर कतार में रखे गए उन मर्तबानों पर जमी होती जिनमें नींबू, जामुन, आंवले, बेल, आम, मिर्च और लहसुन के अचार मुरब्बे नजर आते रहते। खद्दर का पायजामा कुर्ता पहने हुए गोरे गंजे शमसुद्दीन मियाँ अपनी डेस्क के सामने बैठे हुए रहते। सामने उनके इक्के दुक्के मरीज शतरंजी पर बैठे हुए रहते। कभी उनकी गोद में अबोध सा गोरा और आकर्षक चेहरा ली हुई फातिमा भी होती। कभी कभार उस नन्ही सी फातिमा को ऐना के बंगले के ड्राइंग रूम में भी इलाके के दूसरे बच्चों के साथ देखना हो जाता। गर्मियों की छुट्टियों में शामों में हम कुछ बच्चे ऐना को दीवार के ऊपर ठहरे हुए रोशनी के आयताकार टुकड़े पर अपनी उंगलियां, हाथों की परछाइयों को उतारते हुए देखा करते थे। उजाले अंधेरे, किस्सों, कहानियों, परछाइयों और आवाज़ों से बना एक दिलचस्प खेल जो शायद एक किस्म का शैडो प्ले रहा करता होगा। ऐना की उम्र 17-18 की रही होगी। मैट्रिक का इम्तहान दे चुकी थी। रोशनी के टुकड़ों पर जब छायाओं का बनना बिगड़ना शुरू रहता तब ऐना की कमेंट्री शुरू रहती। उस कमेंट्री में तरह तरह के किस्से शामिल हो जाते। राजा रानी और उनके महल, उनके घुड़सवार और सिपाही, उनकी रानियों के दुख सुख, उन राजाओं की लड़ाइयों में हुई हार जीत और न जाने राजाओं के जीवन का और क्या क्या। तब मैं 13-14 की रही होंगी। अब 65 पार कर रही हूँ। ऐना के बंगले के बाहर के अंधेरे को पार कर जब अपने घर लौटती तब मन में भय बना रहता। वे सब किस्से कहानियाँ हैं, अम्मा कहती। और भूत प्रेत, जादू टोना, कबूतर के अंदर सोई राजकुमारी की आत्मा। ऐना के डैडी से कहना पड़ेगा कि वो बच्चों को ये सब सुनाती है। तुम्हें आता है कहानियाँ सुनाना? मैं पूछती। वक्त मिलेगा तो तुम तीनों को सुनाऊंगी। अम्मा को वक्त ही कहाँ मिलता था। सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती। दादा दादी थे, एक विधवा बुआ और उनकी जवान होती लड़की, हम तीनों भाई बहन, बाबूजी से पढ़ने के लिए आते छात्र छात्राएं। घर में लोग ही इतने थे और उस पर बुआ के खरगोश और तोते, पानी की टंकी में रह रहा कछुआ अलग। दादी ने छोटा सा बाग तैयार कर रखा था। उसी बाग के जामुन के पेड़ पर गांव के परिंदे बैठा करते और बाग का वो इलाका बार बार साफ करना पड़ता। घर के कुछ लोग शाम को उसी पेड़ के नीचे बैठा करते थे। अम्मा का सारा जीवन 72 बरस की उनकी जिंदगी काम और सिर्फ काम करते हुए बीत गई।
घर में बहू आई, दो बहू आईं, लेकिन नौकरी पेशा। पहले अपने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और बाद में दोनों बेटों के बच्चों को। बाबूजी को उनकी आखिरी सांस तक अस्थमा ने घेरे रखा। दादा दादी ने भी लंबी उम्र पाई थी। बुआ जब गुजरी तब मैं ही 50 पार कर चुकी थी। पर अम्मा रहीं भी अपने परिवार के बीच में और गईं भी अपने परिवार के बीच। शायद एक भी दिन के लिए अकेले नहीं रहीं। मुझे अम्मा का सौभाग्य नहीं मिला। 21 बरस की उम्र में मेरा विवाह रेलवे में कार्यरत उस आदमी से हुआ जिसका हर 2-3 साल में तबादला हो जाता था। अपनी नौकरी में मेरे पति को ज़्यादातर घर के बाहर रहना पड़ता था। बारिश के दिनों में रेल की पटरियों की कुछ ज़्यादा ही देखभाल करनी पड़ती। वे छोटे छोटे स्टेशन पर अपनी रातें गुजारते। रेलवे के लंबे चौड़े कॉलोनियल क्वार्टर में मेरे साथ रेलवे की 4थी श्रेणी का कर्मचारी ज्ञानू रहता। वो सतपुड़ा और नर्मदा के करीब के इलाके में रहता था। निरंतर और घनघोर बरसात होने की जंगली जगहें, पहाड़ों, नदियों और जंगलों के आसपास की निर्जनता और खामोशी, पुराने पेड़ों की सरसराहटें, उनके आसपास से गुजरती हवाएं, एक ऐसा भुतहा सन्नाटा जिसका जिक्र ऐना अपने किस्सों में किया करती थी। काला आखर रेलवे स्टेशन के करीब के उस क्वार्टर में शैडो प्ले के वक्त सुनी गई ऐना की डरावनी कहानियाँ दोबारा मेरे पास लौटने की कोशिश करती हुई जान पड़ रही थीं। कभी कभार मैं ज्ञानू के साथ होशंगाबाद चली जाती, नर्मदा के किनारे पर अपना कुछ वक्त गुजारती। मंदिरों, घाटों, पंडों, पुजारियों, सन्यासियों, नाविकों, भक्तों और देवी देवताओं का अपना अलग ही संसार था। हवा से फड़फड़ाती मंदिर के करीब की झंडियाँ, पूजा के सामान की दुकानें, धार्मिक किताबों के स्टॉल, होटलों से बाहर आता संगीत, धूल उड़ाती बसें, ज्ञानू का इन सब जगहों और चीज़ों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते चले जाना। इतने वर्षों के बाद आज याद आता है कि नर्मदा के किनारे के उस कोलाहल और माहौल के बीच ये भी लगता रहता कि अपने काला आखर के उस क्वार्टर में लौटूं ही नहीं। जब तक मेरे बेटे का जन्म भी नहीं हुआ था, किसानों और आदिवासियों की बहुत कम आबादी का इलाका था और घर के सभी लोग सुबह सुबह ही अपने अपने घरों के खेतों, जंगलों या बाज़ार के लिए निकल जाया करते थे। हमारे क्वार्टर के करीब इनका दफ्तर ज़रूर था, जिसमें 1-2 लोग बैठे रहते थे। दफ्तर के बाहर रेलवे का लोहा, लंगड़, पटरियों के टुकड़े, रेत, ईंट और गिट्टी के ढेर खड़े रहते थे। वहीं चाय की छोटी सी टपरी, एक पान का ठेला जहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीते हुए लोग नजर आते रहते थे। 32-33 वर्षों के बाद उस इलाके के अपने 10-11 वर्षों के एक एक डिटेल आंखों के सामने खड़े होते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। मैं अपना बहुत सा वक्त खिड़की के करीब अपने दीवान पर बैठे हुए, कभी कभी आगे की पढ़ाई का कुछ पढ़ते हुए, कभी इनके लिए स्वेटर, मफलर बुनते हुए और कभी कभार ज्ञानू के साथ ताश या कैरम बोर्ड खेलते खेलते बिताया करती थी। किसी दिन हम मठार देव जाएंगे, ज्ञानू कहता। ये क्या है? मैं पूछती थी। पहाड़ी पर मंदिर है, बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वहाँ मांगी गई मन्नत खाली नहीं जाती है। तुमने कभी मांगी है? आई गई थी, उनके वहाँ जाने के बाद ही मैं उनके यहाँ पैदा हुआ था। अच्छा? मैंने चौंकने का अभिनय किया था। 5 लड़कियों के बाद उनका पहला लड़का, पूरे गांव में धूम मची थी। यहीं पर ही जात बिरादरी के लोगों को शराब पिलाई गई थी, मुर्गा खिलाया गया था। वो ज्ञानू का समय हो जाता था, लगातार कुछ ना कुछ कहते चले जाने का वक्त। वो मुझे उसी तरह देखता रहता जैसे वो मुझे साइकिल सीखते हुए, बैडमिंटन खेलते वक्त देखा करता था, अपनी आंखों में उत्सुकता, विस्मय और परेशानी लिए हुए। शुरू शुरू में ज्ञानू के लिए मेरी हर बात ही विस्मय का कारण बनती हुई जान पड़ती थी। मैं बिना दूध की चाय पीती और इसे ये अजीब सा लगता कि घर में दूध है और मैं काली चाय पी रही हूँ। मैं कभी कभार ताश के पत्ते लिए हुए अकेले पेशेंस से खेलती और ये उसकी समझ के बाहर होता। हम दोनों की नर्मदा नदी की पहली ही यात्रा में मैंने नाविक से नाव चलाने की इच्छा जाहिर की थी। उसने पतवार मुझे दे दी थी, लेकिन किनारे पर नाव के पहुंचने तक ज्ञानू मेरी तरफ भौचक निगाहों से देखता रहा था। आपको डर नहीं लगा? कैसा डर? मैं भयभीत नहीं थी। इतनी गहरी नदी है, अगर आप डूब जाती? तुम और नाविक भी तो डूब सकते थे। हम दोनों को तैरना आता है, वो हंसता। क्या मुझे नहीं आता है?
ज्ञानू के लिए एक और बार विस्मय में डूबने का समय आया था। मैंने उसे बताया था कि कैसे टाटा पारसी स्कूल का अपना स्विमिंग पूल था और उसके सामने दूर दूर तक फैला हुआ लंबा चौड़ा बगीचा, उसमें रखी पत्थर और लकड़ी की बेंचें। वहाँ खड़े रहते मूंगफली, पपड़ी, शरबत, कुल्फ़ी, चाट और आइसक्रीम के छोटे बड़े ठेले। साहब को पता है कि आप तैरना जानते हैं? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं उनको बता सकता हूँ? ज़रूर, लेकिन उससे क्या होगा? वे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। अब मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। उनके पास जाता हूँ और मुझे आपके पास भेज देते हैं। वे मुझे जानते नहीं हैं, मैं मुस्कुरा कर कहती। कहते रहते हैं कि आप शहर से आई हैं, एमए के बाद भी पढ़ाई करना चाह रही थीं। तुमसे बता रहे थे? अब मुझे चौंकना पड़ता। नहीं नहीं, स्टेशन मास्टर से कह रहे थे। अच्छा, जो किताबें भिजवाते हैं? हाँ, मैं उनके घर गया था। पहले कमरे की दीवारों पर किताबें ही किताबें थीं। अब घर जाऊंगी तब मैं भी अपनी पुस्तकें यहाँ ले आऊँगी। तुम्हारे बापू अलमारी तैयार कर रहे हैं। मेरे बापू मुझे भी पढ़ाना चाहते हैं। तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? उनकी बढ़ईगिरी से कहाँ घर चलता है। आई दूसरे के खेत में काम करने जाती है। मेरी बड़ी बहनों की 2-3 साल बाद शादी करनी है। हमारा घर कच्चा है। ज्ञानू 18-19 का रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार। मेरे बेटे अनुपम का जन्म बारिश के दिनों में, घनघोर और निरंतर बारिश के दिनों में, काला आखर से 1 घंटे की दूरी पर खड़े हुए एक कस्बाती नर्सिंग होम में हुआ था। ज्ञानू दिन में 2 बार मेरे लिए टिफ़िन लेकर आता था। मुझे याद आता है कि मेरे विवाह के बाद के 9-10 वर्षों में मुझे ज्ञानू, उसकी पत्नी शकुन की मदद नहीं मिलती, तब मेरा काला आखर में अपने बेटे को पालना पोसना मुश्किल ही बना रहता। मेरी बुआ मेरी डिलीवरी के 15-16 दिन बाद चली गई थीं। अम्मा आ ही नहीं पाई थीं। दादा दादी बीमार बने हुए थे। मेरी मदद के लिए ज्ञानू, उसकी माँ और दोनों बड़ी बहनें मेरे साथ लगातार बनी रहती थीं। जब अनुपम 4 वर्ष का हो गया तब ज्ञानू और शकुन का विवाह हो गया और बाद के मेरे 4 वर्षों में भी उसी दंपत्ति का मुझे बड़ा सहारा मिला था। ज़िंदगी में कितने ही लोग आते हैं, लेकिन कम लोग होते हैं जिनकी बराबर याद बनी रहती है, जिनको याद करना तसल्ली देता है, जिनके बारे में सोचकर आदमी पर हमारा भरोसा बना रहता है। बाद में मेरे पति के तबादले होते गए थे, लेकिन मैं अनुपम के 8 बरस के होने तक काला आखर के अपने क्वार्टर में रही थी। खिड़की से नज़र आती पहाड़ियाँ, उन पर उगाए पेड़ों, धूप में चमकीली चट्टानों के उस इलाके में जहाँ से कुछ दूरी पर नर्मदा नदी बहती रहती थी, जिसके आसपास सतपुड़ा के जंगल थे। उस जंगल में ही कभी ज्ञानू के बापू ने पहाड़ी झरने के पास पानी पीने के लिए आए शेरों के झुंड को देखा था। तब इस इलाके में घने जंगल हुआ करते थे, ज्ञानू के बापू बताते। तब यहाँ जंगली जानवर भी रहे होंगे। मैं अपनी गायों को चराने जाया करता था, 12-13 की उम्र में था। एक शाम मेरी रूह ही कांप गई। झरने के किनारे 4-5 शेर खड़े थे, मुझसे थोड़ी ही दूर पर। फिर कभी उसके बापू ने उसे जंगल में जाने नहीं दिया। गायों को बेचकर उसको बढ़ईगिरी के लिए कुछ ज़रूरी औजार खरीद दिए। आंगन में एक जगह काम की तैयारी कर दी गई और ज्ञानू के बापू की बढ़ई हो जाने की शुरुआत हो गई। आज भी मेरे घर में ज्ञानू के बापू के हाथों की बनी हुई आराम कुर्सी है, जिसे बाग में रखकर मैं अपना शाम का वक्त गुजारती हूँ। तुलसी का ये चौरा भी कभी ज्ञानू ने ही बना दिया था। अपने अध्यापन की नौकरी से रिटायर होने के 3 साल पहले मैंने अपना ये घर भी ज्ञानू, शकुन और इनकी बेटियों के सहारे ही बनवाया था। 55 साल की मेरी उस उम्र में न मेरे बाबूजी, बुआ और अम्मा रही थीं और ना ही मेरे पति जीवित रह गए थे। बेटा पूना में एक सरकारी नौकरी में चला गया था। वो बहुत ज़्यादा जिद करता रहा था कि मैं पूना उसके साथ रहना शुरू करूं, लेकिन पहले नौकरी ने और बाद में मेरे मन ने ऐसा करने से रोक दिया। 21 की उम्र में विवाह से अपने बचपन का शहर छूटा था और बरसों बरसों उस शहर की सड़कों, मकानों, पेड़ों और घटनाओं ने मुझे घेरे रखा था। बाद में काला आखर भी छूट गया और वहाँ का बहुत सा भीतर उतरता था, साथ में चलता था। फिर इस शहर को भी छोड़ना, 58 बरस की उम्र में किसी नए और पराए शहर में अपना जीवन शुरू करना मुझे मुश्किल जान पड़ा था। मैं यहीं रहूँगी। अकेले? खुद को संभाल सकोगी? मुझे कितना बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे? अनुपम ने कहा था।
तुम बीच बीच में आते रहना, कभी कभी मैं पुणे आ जाया करूँगी। और सोचना, मुझे नहीं लगता है कि आप ठीक सोच रही हो सकता है कि मैं भूल कर रही हूँ। कुछ फैसले ऐसे होते हैं अनुपम, जो बस लिए जाते हैं। आप ही पूना जाने को इतना जटिल बना रही हैं। अगर बाबा का तबादला पूना होता तो आप नहीं जाती। मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं इतना भी बड़ा नहीं हो गया हूँ। ये सब कहना मुश्किल है, पर मैं और सोचूंगी। हम दोनों रेड क्रॉस रोड पर शाम की सैर कर रहे थे। शीशम के पेड़ों की कतारें थी हमारे दोनों तरफ। हम सकरी सड़क की ढलान से उतर रहे थे। घर की बत्तियां नहीं जल रही थीं। मकानों के आंगनों में बच्चे खेल रहे थे। कुछ बूढ़ी औरतें 2-3 बेंचों पर बैठे हुए बात कर रही थीं। पहली बार 56 बरस की उम्र में न जाने क्यों किस लिए लगा कि अपने पति से कभी जिस बात को नहीं कहा था उसे अपने 24 बरस के बेटे से ज़रूर कह दूं। मुझे लगा था कि अनुपम मेरी दुविधा, मेरे दुख को समझ सकेगा। वो बचपन से ही समझने समझाने की कोशिशें करता आया था, किताबें पढ़ता रहा था। दोस्त भी उसके अच्छे भी रहे और प्रतिभाशाली भी। उसकी मित्र सृष्टि से मैं उसके कॉलेज के दिनों से मिलती आ रही थी। वही लड़की बाद के बरसों में मेरी बहू बनकर आई और मेरी दोनों नातिनों की माँ। अनुपम की ही तरह परिश्रमी और प्रतिभाशाली। लेकिन उस शाम भी मैं साहस न बटोर पाई। परिंदों के झुंड लौट रहे थे। दूर की किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर से आती आवाज़। आसमान में एक अकेला तारा। पड़ोस के पेड़ों को हिलाती हुई हवाएं। उस रात लगभग 35 वर्षों के बाद मैंने उस आदमी के बारे में सोचना शुरू किया था जिससे मैं कॉलेज के दिनों में प्रेम करती आई थी। हम दोनों विवाह भी करना चाह रहे थे, कर भी लेते अगर मेरे घर में उसका बहुत कड़ा विरोध नहीं होता। दादा दादी, अम्मा बाबूजी, बुआ और दोनों भाइयों में से एक भी न था जो मेरे उस फैसले से सहमत हो सका था। मैं 1 आध बरस उसी से विवाह करने के अपने फैसले पर अड़ी रही। मेरे बाद मेरे बुआ की लड़की नीलिमा के विवाह की बारी थी। मैं 21 पार कर रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने जाना कि वो लड़का पूना की एक लड़की से विवाह करने जा रहा है। फिर केतन का पूना की उसी लड़की से विवाह हुआ भी। अपने विवाह के बाद भी केतन मुझे पत्र लिखता रहा था। उसके पत्रों का आना मेरे विवाह के बाद ही थमा था। मेरी शादी हुई, मैं काला आखर गई। अनुपम का जन्म हुआ। धीरे धीरे एक एक कर मेरे जीवन से मेरे आत्मीय लोगों के जाने, हमेशा के लिए जाने का सिलसिला बनता और बढ़ता गया। मुझे प्रेम ने छला था, मुझे मृत्यु ने अकेला किया था। मेरे विधवा होने के कुछ दिनों बाद मेरे स्कूल की मेज़ पर मेरे नाम एक रजिस्टर्ड लिफाफा नज़र आया। मेरी कज़न ही मुझे कभी कभार पत्र लिखा करती थी। अनुपम यही था। लिफाफा सफ़ेद रंग का था और इसलिए उसके सरकारी होने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने उसे बैग में रख लिया। घर लौटते वक्त उस भारी लिफाफे में रखे पत्र को पढ़ने का मन बना था। मैं थोड़ी सी बीमार भी चल रही थी। घर लौट रही थी और मार्च के दिनों की बोगनवेलिया की लताओं को हवाओं में हिलता देख रही थी। वहीं नीम के पेड़ के करीब से बाहर आती पीपल की डाल और पत्ती नज़र आ रही थी। मैं करीब गई और मुझे बरगद के पेड़ से जुड़े हुए नीम और पीपल के बड़े होते हुए पेड़ नज़र आए और तभी याद आया कि इस सहजीवन के बारे में, इस सिम्बोयसिस के बारे में पहली बार कुछ केतन से सुना था। क्या संयोग था कि मैं केतन को याद कर रही थी और मुझे घर जाकर उसी केतन का 35 बरस के बाद लिखा गया पत्र पढ़ना था। 7-8 पन्नों का पत्र था। कहीं से उसे मेरे विधवा हो जाने की खबर मिली थी। उसने पूना में अपना घर बसा लिया था। उसके दोनों लड़के पूना से बाहर बेंगलोर में नौकरी कर रहे थे। वो रिटायर हो चुका था और उसकी पत्नी को और 5 बरस तक बैंक में अभी काम करना था। पूरे पत्र में उसने अपने जीवन के सिर्फ डिटेल्स भिजवाए थे। आखिर की कुछ पंक्तियों में मेरी याद, मेरे साथ ज़िंदगी न बसा पाने का पछतावा, मेरी मदद करने की आकांक्षा और उस वक्त की अपनी मजबूरियों का जिक्र था जब उसने मुझसे नहीं किसी और से शादी करने का फ़ैसला किया था। उसका वो विवाह उसे पत्नी के साथ साथ बैंक की नौकरी भी दे रहा था। वैसे मैंने पहले से इस शहर में ही बस जाने, पूना न जाने का मन बना ही लिया था और उस पत्र ने भी मेरे यहीं रह जाने के फ़ैसले में थोड़ी सी मदद ही की थी। केतन बरसों पहले ही मेरे मन से उतर चुका था। उसका किसी और से विवाह करना उतना नहीं जितना उसका मुझे विश्वास में न लेना चुभ गया था, अखर गया था।
मैं अपने घर में लड़ रही थी, मैं खुद से लड़ रही थी, और वो मुझसे बिना बात किए हुए इतनी आसानी से अपने हथियार डाल रहा था। उसके आखिरी पत्र से मैंने जाना कि उसके ससुर उसी बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पर रहे थे जिस बैंक में उसकी नौकरी लगी थी, और जिस बैंक में बाद में उसकी पत्नी ने भी नौकरी पा ली थी। उस रात में, मार्च की उस रात में, मैं देर तक आकाश और उसके संसार को देखती रही थी, देर तक जागती रही थी, आदमी और आदमी की जटिल जिंदगी के बारे में सोचती रही थी। मार्च का आसमान तारों से लबालब था, जमीन पर उतरती रोशनी, उस रोशनी में सांस लेता पुराना शहर, रात के शहर की सांसें, रात के शहर की खामोशी और सन्नाटा, नींद और हवाएं। सोने के पहले मैंने केतन के उस लंबे पत्र को जला दिया था। जब एक बार अनुपम को अपनी ज़िंदगी के उस अंश को बताने का साहस न बटोर पाई तो दोबारा भी साहस बटोर पाना संभव नहीं हुआ। फिर मेरे पूना न जाने का वो कारण भी नहीं था। अनुपम सुनता और मेरे दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ अटकलें लगाता। मेरे लिए केतन उसी वक्त नहीं रहा था जब उसने अपनी शादी कहीं और कर लेने का फैसला कर लिया था। अब अगर वो मुझसे मिलता तब वो केतन नहीं, एक अजनबी होता। ऐना की मनगढ़ंत कथाओं का मुसाफिर जो किसी कुएं पर पानी पीने के लिए रुक जाता है। उसे कोई पानी दे भी देता है, लेकिन अगली घड़ी में उसका चेहरा भूल जाता है। चलता फिरता कोई राहगीर, कोई अजनबी। मैं शमसुद्दीन मियाँ के घर जाती थी और मर्तबानों पर खिड़की से आती धूप की लकीरें नजर आती। कहीं कहीं धूप के धब्बे जो कवेलुओं की छत से नीचे उतरते थे। उनके घर के सामने चौकोर पत्थर को गाड़ा गया था। उसी पत्थर पर वे अपने खद्दर के कपड़े धोया करते थे। पड़ोस में नींबू का पेड़ था और वहाँ पर तितलियाँ उड़ा करती थीं, ज़्यादातर पीली तितलियाँ। ऐना जो कथाएं सुनाती थी उनमें तितलियों के पंखों पर खून की बूंद होने का जिक्र हुआ करता था। वे तितलियां उस अंधेरी कोठरी से बाहर आया करती थीं जहां राजकुमार को कैद कर रखा जाता था। तितली के पंखों के खून से राजा के जासूस राजकुमार की कैद की जगह का पता लगा लिया करते थे। खून, हत्या, मौत और फांसी की बातें सुनकर फातिमा रोने लगती थी। कुछ देर के लिए शैडो प्ले रुक जाता। मुझे ही फातिमा को उसके घर छोड़ने जाना पड़ता था। मैं कहानी के अंधेरे के डर के बीच रहती थी। ऐना को ये कहानियाँ किसने सुनाई होंगी? अम्मा कहती। उनके यहाँ ढेरों जासूसी किताबें हैं, तुम उन किताबों को कभी नहीं पढ़ना, दादी डराती थी। पर मैं चुपके चुपके ऐना की उन रहस्यमयी किताबों को पढ़ने लगी थी। मेरा छोटा भाई जान गया था। उसकी शिकायत पर ही बाबूजी मुझ पर बरसे थे। मुझे रात को कुछ देर बाहर ही खड़ा कर दिया गया था और मैंने पहली बार अंधेरे में बिल्ली की चमकती हुई आंखों को देखा था। जीवन में बुढ़ापे का उतरना, हमारा धीरे धीरे मृत्यु की तरफ सरकना, अपनी नियति को छूना, अपने अंत की तरफ जाना, अपनी ही जिंदगी का हमसे छूटते चले जाना, ये सब कुछ कितना अजीब सा जान पड़ता है। इस उम्र में एक अकेली विधवा की ज़िंदगी में रिटायर हो जाने के बाद घर में होने और बीमार होने पर ज़िंदगी में कितना कम घटता रहता है। दिन का दिन ऐसे ही चला जाता है। बीच बीच में थकान और नींद का लौटना होता रहता है। न किसी किताब में मन देर तक अटकता है और न किसी संगीत पर कान देर तक ठहर पाते हैं। बस अतीत के भूले बिसरे, बिखरे टूटे अंश जरूर सामने आते रहते हैं। बाबू का रात में खांसते चले जाना, ऐना के घर की दीवार पर बनती बिगड़ती छायाएं, ज्ञानू की भौचक निगाहें, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर गिरती बारिश, मासूम फातिमा के घर के पास उड़ती पीली तितलियां और इस तरह का ही न जाने क्या क्या, कितना कुछ याद आता रहता है। बचपन के शहर का वो चौराहा भी बार बार याद आता है जिस पर कबूतर ही कबूतर हुआ करते थे, उनके आसपास बिखरे हुए अन्न के दाने। एक सुबह उसी चौराहे पर मैंने एक आवारा कुत्ते को एक नेवले की जान लेते हुए देखा था। पहली बार किसी नेवले को एक कुत्ते के हाथों मरते हुए देखा। सड़क के किनारे नेवले की लाश थी। जहाँ प्राइमरी स्कूल की इमारत थी वहाँ की सड़क से रोज ही अर्थियाँ निकला करती थीं। शव यात्रा के जाने के बाद सड़क पर लाई के दाने, फूलों की पंखुड़ियाँ, सिक्के नजर आ जाते। शव यात्रा के निकलते ही कोई सड़क पर अपने घर से पानी फेंकता, एक लकीर जो जल्दी ही सूख जाती। दूसरे दिन फिर पानी फेंका जाता और तीसरे दिन भी। उड़ जाएगा हंस अकेला, एक तारा लिए हुए बैरागी गाता था। अम्मा से उसके लिए आटा ले आना, दादी कहती। कौन सी क्लास में हो बेटी? बैरागी पूछता। आपको अंग्रेजी आती है?
मैं चौंक जाती। बाबूजी हंसा करते थे। क्या बैरागियों को अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, ऐसा उनका सवाल होता। मैंने उस बूढ़े बैरागी से कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। बनारस का वो जुलाहा कैसी कैसी बातें करता रहा था, कितना निर्भय था वो संत। दादी भी जब तब उस बूढ़े बैरागी से कबीर के 3-4 भजन सुन लेती और उसके हाथ में 4-5 सिक्कों को रख दिया करती थी। समय की अपनी सनक, समय की अपनी सूझबूझ अपने आप में अलग ही चीज़ है। समय ही है जो किसी किसी ज़िंदगी में भारी तहस नहस बनाए रखता है और किसी में बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं। मेरा अपना जीवन ठीक ठाक ही रहा। ना मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख बना रहा और ना ही बहुत ज़्यादा सुख। बहुत कुछ अच्छे दिन आए, कुछ कम अच्छे और कुछ दिन आए ही नहीं। ये हम सबके साथ ही होता है। कुछ कुछ दिन हमारी ज़िंदगी में आते ही नहीं हैं। हम सिर्फ उन दिनों का इंतज़ार करते रह जाते हैं। फिर एक दिन आता है, दिन भी नहीं, कोई एक क्षण, जब हम अपनी आधी अधूरी हसरतें लिए हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। हमारी उस दुनिया को छोड़कर जिसमें अपनी शुरुआत के दिनों में हमने नींद खुलते ही अपने बिस्तर पर खिड़की या दरवाजे से आते हुए धूप के धब्बों को पहली पहली बार महसूस किया था। जहाँ कमरे के अंधेरे में बाहर से आती रोशनी की लकीरों ने हमें चौंकाया था। जहाँ हमने देर देर तक आकाश में पसरे हुए तारों को घूमते हुए, चंद्रमा को, उसको घेरते हुए बादलों को देखा था। वही दुनिया जिसमें एक तारा लिए हुए बूढ़ा बैरागी कबीर के भजनों को गाया करता था। जहाँ ऐना की सच्ची झूठी कहानियों में रानियों के विलाप थे, राजाओं का वन वन भटकना और शिकार के लिए हिरणों का पीछा करना था। जहाँ कभी फातिमा का अबोध चेहरा था और नमाज पढ़ते हुए शमसुद्दीन मियाँ, जिसमें केवल केतन के साथ की शामें रहीं, कभी ज्ञानू के साथ की नर्मदा के किनारे पर बीती हुई दोपहरें। मेरे पति जब कभी गर्मियों में बाहर से लौटते तब मेरे लिए तरबूज या खरबूज ले आया करते थे। मैं उनको पानी की टंकी में कुछ देर भीगने के लिए छोड़ने जाती। तब मुझे मेरे बचपन के घर की उस टंकी का ख्याल आता जिसमें हमारा बूढ़ा कछुआ रहा करता था, जिसे कभी कभार बाहर निकाला जाता था। वो कछुआ कहाँ चला गया? मेरी बड़ी नातिन ने पूछा था। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद मर गया था। किसी ने उसका इलाज नहीं करवाया था? वो बूढ़ा हो गया था। क्या बूढ़ा होने पर सब मर जाते हैं? मैं कोई जवाब नहीं दे सकी थी, पर शिल्पी के उस सवाल ने मुझे उदास जरूर कर दिया था। लंबे समय के लिए निराश भी। उस सवाल के बाद मैं दिनों दिनों तक उदास भी और निराश भी रही थी। कभी कभी मेरे मन में आता है कि अपनी नातिनों के लिए अपने अतीत के बारे में, अपने पुरखों और परिवारों को लेकर कुछ पन्ने लिखने की कोशिश करूं। हो सकता है कि कभी मेरे बेटे बहू की ये जानने के लिए दिलचस्पी जागे कि उनके पहले उनके घर में क्या होता रहा था, क्या क्या घटता गया था। उन पन्नों में मेरे अपने अतीत के कुछ अंश आ सकते हैं, मेरे जीवन के कुछ आत्मीय स्थल और इस तरह मेरी ज़िंदगी की कुछ पगडंडियाँ जिन पर से मैं पिछले 65 वर्षों में गुजरती रही हूँ। अपनी आत्मकथा सा कुछ पन्नों पर उतारने का यह ख्याल भी दूसरे ख्यालों की तरह देर तक साथ नहीं रहता। छोटे छोटे सरोकारों में उलझना पड़ता है। सरस्वती के आने के पहले सब्जी काट कर रखना, रूनी का खाना तैयार करना, अपनी होम्योपैथिक की दवाइयाँ, अपनी नातनों के लिए स्वेटर बुनना, तुलसी के चौरे पर दिया जलाना और इस तरह न जाने क्या क्या और कितना कुछ। इन सब के साथ अपना नहाना होता है, अपनी साड़ियों को इस्त्री किया जाना, बेटे बहू को चिट्ठियाँ लिखते रहना और कभी कभार करीब के रामकृष्ण में कुछ देर के लिए जाना भी। इन सब के साथ अपना बुढ़ापा चलता ही रहता। आज से लगभग 50 बरस पहले जो लड़की गर्मियों के दिनों की रातों में अपनी छत पर खड़े हुए आकाश और उसके तारों पर अपनी नज़रें गड़ाए रहती थी, अब मैं वो लड़की नहीं हूँ। कितना कुछ देखा है मैंने इन बरसों में, इतना कुछ सहा है और समझा है मैंने। लोगों के साथ रहने के मेरे अनुभव हैं, तब बरसों अकेले रहने के अनुभव भी हैं मेरे देखते देखते ये दुनिया बहुत ज़्यादा बदली भी है। कभी मुझे ये दुनिया अपनी तरह बूढ़ी नज़र आती है और कभी एकदम युवा, बारिश में भीगती हुई किसी मासूम और नन्ही बच्ची की तरह। फातिमा की अबोधता ली हुई दुनिया। जीवन का जीवन चला जाता है, बाकी रह जाती है सिर्फ उस जीवन की कुछ धुंधली सी, भूली बिसरी, टूटी हुई, बिखरी हुई, घुन लगी हुई स्मृतियाँ।
इन खंडहर बन चुकी यादों को भी एक दिन हमारी मृत्यु हमसे छीन ही लेती है। हमारा सौभाग्य रहा तब हमारे जीवन का कोई अंश किसी दूसरे आदमी के संग रहने लगता है और उसके साथ के बाद वहाँ से भी उजड़ जाता है। मैं अपनी नातिनों के लिए अपने जीवन को कुछ पन्नों में उतारना चाहूँगी, जीवन जिसे शायद पन्नों में बचाया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी गलियारे।